हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अस्माउल रहमान शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। माँ बाप, जो माँ बाप होती है उनका काम रहता है, जो भी वो कामकाज करते हैं अपनी आखिरी दम तक, जितने भी उनका संपत्ति रहती है यानी जो भी संपत्ति इकट्ठा करती है वो अपने बच्चों के नाम कर जाती है। ऐसे ही एक दंपत्ति जो अपनी लाइफ में जितने भी कमाते हैं सारे इकट्ठा कर रहे थे और अचानक उन दंपत्ति की यानी पति पत्नी की मौत हो जाती है। अब उन दोनों के बीच में एक लड़का एक लड़की थी। दोनों बैचलर थे उस टाइम, यानी दोनों के शादी नहीं हुई थी। और लड़की जो है पढ़ाई कर रही थी और लड़का छोटा मोटा काम किया करते थे। अब माँ बाप के गुजर जाने के बाद अब घर में एक फैमिली में एक औरत की ज़रूरत पड़ गई जो घर के कामकाज करे और खाना वाना पकाए। इसकी वजह से जो रिलेशन वाले रिश्तेदार होता है वो लोग उस बेटे को समझाता है, जो उस घर का बड़ा भी था और लड़का था। उसे समझाता, देखो तुम्हारी बहन अभी पढ़ाई कर रही है तो क्यों ना तुम शादी कर लो और इस घर में एक बहू आ जाएगी तो तुम लोग का जो खाने पीने की दिक्कत है, घर का कामकाज है, वो सब पहले जैसा ठीक हो जाएगा। फिर क्या, वो लड़का शादी कर लेते हैं। एक बहू आती है यानी एक लड़की से शादी होती है, वो घर पे आ जाती है। लेकिन घर आने के बाद धीरे धीरे घर की माहौल जो है अब चेंज होने लगा। अब चेंज होते होते यानी वो पत्नी जो है अपने पति के कान में कुछ भड़काने जैसी बातें करने लगी उस ननद के खिलाफ। तो धीरे धीरे उस पति के अंदर जहर भरने लगी और ये जहर इतना ज़्यादा भर दी थी कि एक दिन भाई ने एक दोस्त की मदद से, वो भी दोस्त उस पत्नी की दोस्त होता है, उस दोस्त के मदद से अपने ही सगी बहन को पहले खाने में कुछ नशीली चीज़ मिलाती है, मिलाने के बाद उसका गला दबाकर मार देते। एक सगा भाई, उस बहन के अलावा उसके पास उसका और कोई नहीं था सगे में, उस बहन को मार देते। अब मारने के बाद एक सूटकेस में पैक करते हैं और पैक करने के बाद जिस दोस्त का मदद लिया था उस दोस्त को कहते हैं जाओ इस लाश को ठिकाने लगा दो। अब वो व्यक्ति जो दोस्त होता है वो भी ठिकाने लगा तो देते हैं और लगाने के बाद शमशान में लगा भी देते हैं और उसको जला भी देते हैं। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, वो वहाँ से आग लगा के चले जाते हैं। लेकिन वो लाश जलती नहीं, थोड़ी देर में बुझ जाती है। फिर दूसरा दिन आसपास के लोगों को पता चलती है, पुलिस आती है, पुलिस तफ्तीश करती है। पुलिस तफ्तीश करते करते जब ये पूरा सच्चाई पुलिस के सामने आता है, खुलासा होता है किस वजह से उस बहन को मारी थी और क्या जहर उगल रही थी वो घर की बहू जो अपने ही पति के ऊपर भाई को इतना ज़्यादा भड़का देती है कि भाई आखिर अपने सगी बहन को मार डालते हैं। तो आज इसी केस के बारे में बताऊंगा, इसी मामले के बारे में बताऊंगा, आपको ये भी बताऊंगा ये मामला कब और कहाँ का है। तो फिर चलिए जानते हैं पूरा घटना आखिर क्या है। तो जैसे कि मैं बता रहा था, जैसे कि मैं सुना रहा था, आज की जो घटना है बागपत, और बागपत इलाका में 2 नवंबर को सुबह के वक्त, यानी इसी महीने की बात कर रहा हूँ मैं। 2 नवंबर सुबह सुबह कुछ लोग टहलने के लिए जा रहा था, यानी रास्ते के किनारे से जा रहा था, रास्ते से जा रहा था और उसी रास्ते पे एक शमशान पड़ती है और शमशान की तरफ नज़र भी जाती है कई सारे लोगों का। तो शमशान के गेट के पास एक सूटकेस पड़ी हुई मिलती है और सूटकेस थोड़ा सा जला हुआ रहता है। अब लोगों को शक होती है क्योंकि आजकल का मामला ऐसा हो रहा है, कभी सूटकेस में, कभी बोरी में, कभी सड़क किनारे पे, ऐसा ऐसा बहुत सारे घटना सामने आते हैं। तो लोगों को भी शक हुआ, लोग धीरे धीरे वहाँ जमा हुआ, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुआ वो सूटकेस को खोले। वो भी शमशान के बाहर थी, शमशान के अंदर भी होता तो चलो ठीक है एक बार माना जाता, लेकिन शमशान के बाहर, गेट के बाहर थे। इस वजह से वहाँ के जितने भी लोग थे पुलिस को फ़ोन करते, संदिग्ध मान के उस सूटकेस को। पुलिस भी आती है मौके पर, आने के बाद पुलिस को भी लगते हैं। अब पुलिस उस सूटकेस को खोलता है, खोलने के बाद देखता है कि उस सूटकेस के अंदर एक लड़की की लाश है, यानी एक लेडी, एक फीमेल की बॉडी है और आधी जली हुई है, क्योंकि सूटकेस तो नया नया दिख रहा था और एक तरफ जला हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, हाँ एकदम सनसनी मच जाती है उस इलाका में।
उसके बाद अब वहाँ छानबीन होती है। सबसे पहले तो उस लेडीज़ की, जो मरने वाली महिला थी, उस सूटकेस के अंदर उसकी पहचान कराने की कोशिश करते, लेकिन ऐसा कोई पहचान पत्र और उस शकल की लड़की को कोई वहाँ जानते भी नहीं थे, पहचानते भी नहीं थे। पुलिस के हाथ खाली। फिलहाल पुलिस बॉडी को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और यहाँ पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है। पुलिस सबसे पहले सोचता है चलो गांव के इलाका में पूछताछ करते हैं, आसपास के इलाका में पूछताछ करते हैं, लेकिन इसमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर शमशान के कहीं दूर दूर का सीसीटीवी भी आसपास तो नहीं थी, और कहीं दूर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। उस सीसीटीवी कैमरे को खंगालते 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 पुलिस की नज़र में, क्योंकि ये 1 नवंबर और 2 नवंबर की रात के अंदर हुई थी, तो इसलिए पुलिस सोचता है क्यों ना 1 नवंबर शाम से लेकर 2 नवंबर सुबह तक की एक घटना को अंजाम दिया गया। कोई भी आया होगा इस बॉडी को फेंकने के लिए तो इस 12 घंटे के अंदर ही आया होगा। तो इतने में सीसीटीवी वहाँ पर खंगालते और खंगालते खंगालते एक कार, ऐसे कार को संदिग्ध माना देखा, जो एक शमशान की तरफ से आ रहे थे रात के वक्त, और इत्तेफाक से उस सीसीटीवी में उस कार की नंबर भी साफ दिखाई दे रहा था, जिस वजह से पुलिस वाले अब इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। सीधा उस कार के नंबर को लेकर रजिस्टर ऑफिस में जाते हैं और जाने के बाद पता करते हैं। पता चलता है इस कार का नंबर जो है हरियाणा का है। अब हरियाणा का जो नंबर है उस घर तक पहुंचता है। घर तक जैसे पहुंचता है, जो कार वाला इंसान होता है उनसे पूछताछ की जाती है। अब वो कार वाला इंसान बताता है हाँ मेरी कार है, मेरे ही नाम से रजिस्टर है, और ये गाड़ी तो एक दिन पहले ही मेरा एक दोस्त है उसने मांग कर लेकर गया था, कुछ काम था। उस दोस्त का नाम क्या है, कहाँ रहता है, पूरा डिटेल देता है। पहले तो नंबर मांगा जाता है, लेकिन नंबर से फ़ोन नहीं करता है, जो अलर्ट हो जाएगा या कहीं छुप जाएगा। इस वजह से पूरा एड्रेस लेता है उस व्यक्ति से, कार वाले व्यक्ति से, और उसको माना किया जाता है कि उसको कुछ बताना नहीं। अब पुलिस की बात है तो वो भी मान जाता है कार वाला। उसके बाद उस व्यक्ति के घर जाता है। उस व्यक्ति का नाम होता है पवन, यानी जो कार वाला इंसान होता है उनका दोस्त का नाम होता है, जो कार मांग के लेके गया तो उनका नाम होता है पवन। पवन के घर पहुंचता है, पवन के घर में ताला लगा हुआ है। उसके बाद पुलिस फ़ोन करता है, फ़ोन का भी स्विच ऑफ। अब पुलिस को शक जो है पूरा पवन के ऊपर चले जाते हैं। गाड़ी वहाँ पे देखा जाना, किसी से मांगना, फिर घर में ताला लगा, स्विच ऑफ, और बहुत सारे जो है इशारा जो है उसी पवन के ऊपर कर रहा था। अब पुलिस वाला सीधा पवन के खोज में लग जाती है। और यहाँ पर पुलिस की और एक टीम जहाँ पे लाश पड़ी मिली थी, यानी शमशान के पास, कुछ सबूत ढूंढने की उसे आसपास छानबीन कर रहा था। लेकिन इसी बीच पुलिस देखता है एक व्यक्ति, एक नौजवान, यानी पवन की उम्र ज़्यादा नहीं थी, नौजवान था, 22-24 साल का लड़का था। दूर से, शमशान की दूर से वो बार बार उस पुलिस वाले को वहाँ झाँक रहा, ताका-झाकी कर रहा था। किसी पुलिसकर्मी की नज़र पड़ी, दूसरी पुलिसकर्मी को उस बात को बताया तो वहाँ पे एक नौजवान खड़ा है, वो यहाँ पे ताक-झाक कर रहा है। पुलिस को शक हुआ। पुलिस चुपके से उसके पीछे से जाके उसके सामने प्रकट होता है और उससे पूछताछ करता है तुम क्या देख रहे हो। जैसे पुलिस प्रकट होता है, उनके सामने आता है, वो डर जाता है, और जैसे ही डर जाता है पुलिस जो है समझ जाता है जो कुछ तो वजह है। अब उसके बाद उस लड़के की तरफ गौर से देखता है। वो लड़का कोई और नहीं, पवन था, क्योंकि उस पवन की तस्वीर जो है उस कार वाले से, जिसका कार था, उससे मिल चुका था। उस पवन की तस्वीर और भी पुलिसकर्मी, पुलिस स्टेशन वगैरह भिजवा जा चुका था व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए, जो इस व्यक्ति की तलाश है। गौर से देखता है तो वो पवन है। फिर क्या, सीधा पकड़ के पवन को थाने लाता है। थाने लाने के बाद उससे पूछताछ की जाती है। अब वो पहला गुनाह किया था, 20-22 साल का लड़का है, पुलिस की जो है सख्ती से वो डर जाता है। डरने के बाद वो सच बता देता है। जब वो सच्चाई बताता है पुलिस भी हैरान हो जाता है। दरअसल वो बताता है नोएडा में, उत्तर प्रदेश का नोएडा शहर में एक फैमिली रहा करते थे, जिस फैमिली में 2 बच्चे थे। एक लड़का जिसका नाम है विवेक है, दूसरा लड़की है मनीषा, और उनके माता पिता। लेकिन कुछ समय पहले उस विवेक और मनीषा की माता पिता की मौत हो जाती है। अब मौत हो जाने के बाद परिवार के सलाह होती है, आसपास के दोस्त वगैरह समझाता है उस विवेक को, विवेक की शादी करवा देता है एक लड़की से जिसका नाम है शिखा नाम से एक लड़की से शादी हो जाती है विवेक के। अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक चलने लगा था, क्योंकि मनीषा जो है विवेक की बहन, वो पढ़ाई कर रही थी, उस टाइम कॉलेज में थी वो।
अब मनीषा शिखा इस घर में आने के बाद माहौल चेंज होने लगे, विवेक के कान भरने लगे। इसी बीच जो है उस मनीषा और शिखा के बीच यानी ननद और भाभी में झगड़ा भी कुछ बातों को लेकर होने लगे। इतने में जो मनीषा होती है जब कॉलेज से लौटती है, एक दो बार अपनी भाभी को शिखा को किसी पार्क में किसी लड़के के साथ बैठ के बातें करते हुए ये सारी चीज़ मनीषा देख लेती है। अब शिखा को ये बात पता थी, जो मनीषा हमारी जो दोस्ती है जिसके साथ वो बात किया करती थी वो सब देख चुकी थी, इसीलिए वो उसके अंदर डर भी थी जो कहीं अपने भाई को ना बता दे, क्योंकि दोनों ननद भाभी में जमते नहीं थे, झगड़ा भी होते, तो इसी झगड़े के बीच में अगर बता देगा हो सकता है विवेक उसे डिवोर्स दे दे या बहन के कहा मानकर उसे मारे पीटे, यही सब सोच रही थी शिखा। और शिखा ये भी देख रही थी जो अच्छे खासे पैसा वाले हैं विवेक के पास, विवेक का जो फादर थे यानी विवेक का माता पिता जो था, जो भी संपत्ति थे करीब करीब 5 करोड़ की संपत्ति थे। इसको लेकर शिखा बहुत सीरियस थी, जो ऐसा ना हो अपनी बहन की शादी करवाने के चक्कर में ये सारे प्रॉपर्टी जो है, जगह ज़मीन जो भी है बेच के, क्योंकि विवेक तो उतना अच्छा खासा काम करता नहीं था, ये प्रॉपर्टी बेच के बहन की शादी करवाए। इस वजह से शिखा जो है अब विवेक के यानी अपने पति के कान भरने लगे उस मनीषा के खिलाफ। वो पता करना चाहती थी और जानना चाहती थी जो भी वसीयतनामा है क्या है, उनके फादर उनके पापा यानी विवेक के माता पिता क्या छोड़ के गया और किसके नाम पे छोड़ के गया। जब वसीयतनामा देखता है तो शिखा की माता जो है खनका, वो देखती है कि 5 करोड़ की संपत्ति है और जो उनके सास ससुर थे ये 5 करोड़ की संपत्ति को दोनों भाई बहन को आधा आधा बांट के जा चुकी है। इसको लेके शिखा को अब बड़ी टेंशन होने लगी। अब वो जिसे बात किया करती थी पार्क में यानी उसके दोस्त, ये सब डिस्कस उससे करने लगे। वो सलाह देता है, यानी वो लड़का कोई और नहीं था, जो पार्क में लड़का था जो उसका दोस्त था वो पवन था। पवन से सारे चीज़ डिस्कस करती शिखा, और वही सारे डिस्कस को लेकर बातचीत को लेकर अब शिखा जो है धीरे धीरे विवेक के कान भरने लगे उस वसीयतनामा को लेकर। इतना ज़्यादा जहर भर देती है विवेक के कान में अपनी बहन को लेकर, जिसके चलते विवेक इस 1 नवंबर को फैसला कर लेता है अपनी पत्नी के साथ मिलकर, क्योंकि पत्नी कह चुकी थी देखो इतने सारी संपत्ति उसके नाम पे है। अब वो विवेक ये भी कहता था जो शादी के बाद वो अपने ससुराल चली जाएगी तो सारी संपत्ति हमारी है, लेकिन शिखा कहती है क्या भरोसा, आजकल का कोई भरोसा है, हो सकता है शादी के बाद डिमांड करने लगे तब तुम्हें मजबूरन देना पड़ेगा। विवेक के कान में इतना ज़्यादा जहर भर देती थी विवेक 1 नवंबर को यानी उस दिन करवा चौथ था, करवा चौथ के दिन जो है फैसला कर लेती है उस मनीषा अपनी बहन को मार देगा। लेकिन कैसे, इसमें भी शिखा प्लान देती है, जो एक है मैं किसी को जानती हूँ जो मेरा दोस्त है, वो ये काम को आसानी से कर देगा। अब वो दोस्त कौन है, वो दोस्त पवन ही होता है। अब पवन को उस दिन करवा चौथ के शाम के वक्त खाने में बुलाया था, और इस पवन और शिखा के बारे में मनीषा को भी पता थी। जब पवन को अपने घर यानी मनीषा अपने घर अपने भाई और भाभी के बीच में देखता है, वो देखती है जो पवन भाई के साथ, वो सोच ही रही थी जो इस बारे में बात आए, लेकिन शिखा जो है उस दिन व्रत रखी थी, इस वजह से मनीषा कुछ नहीं कहती। जो आज के दिन भाभी व्रत रखी है और आज के दिन मैं लफड़ा नहीं करना चाहती और ये सब सुना नहीं चाहती भाई को, इस वजह से मनीषा जो है उस दिन चुप रह जाती है। अब मनीषा को क्या पता थी उसकी आज का दिन उसके आखिरी दिन होगी। रात को अच्छा सा खाना पकाते हैं, सब लोग खाते हैं, और इसी खाने में मनीषा के खाने में ये लोग नशीली चीज़ मिला देती है, जिसकी वजह से खाना खाने के बाद मनीषा को गहरी नींद आ जाती है, उस अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। उसके बाद विवेक, शिखा और पवन तीनों मिलकर उसका गला घोट देते हैं। गला घोटने के बाद एक सूटकेस में उसकी बॉडी को पैक करके भर देते। भरने के बाद उस सूटकेस को लेकर जो गाड़ी मांग के लाया था हरियाणा का एक दोस्त से, उस गाड़ी में डालते हैं पवन, और पवन को विवेक और शिखा कहती है जो इस बॉडी को इतना दूर ले जाओ, क्योंकि आसपास फेंकना भी नहीं और आसपास इस ठिकाने पे नहीं लगाना, हो सकता है इसके चेहरा पहचान में आ जाए और पुलिस यहाँ तक पहुँचे, तो इसको कहीं दूर ले जाओ। तो नोएडा से वो सीधा बागपत जाते हैं और वहाँ वो
रात भर गाड़ी चलाते चलाते देखता है कि एक सुनसान इलाका है, शमशान के इलाका था तो सुनसान ही था। अब उस शमशान के पास जाते हैं लेकिन गेट बंद थी, जिसकी वजह से वो गेट के बाहर ही उस सूटकेस को रखती है। रखने के बाद गाड़ी से पेट्रोल निकालते हैं और उस सूटकेस को ऊपर पेट्रोल छिड़क देते। छिड़ाने के बाद आग लगा देते। आग लगाने के बाद जब आग तेज़ी से जलने लगते हैं, वो वहाँ गाड़ी से बैठ के फरार हो जाता है, चले जाते हैं। लेकिन वहाँ की जहाँ पे वो सूटकेस रखी थी वहाँ पे मिट्टी गीली थी, जिसकी वजह से जो ऊपर ऊपर पेट्रोल छिड़का था वही जला। उसके बाद आग बुझ जाती है। फिर सुबह ये लोगों को पता चलती है, लोगों को पुलिस को बुलाती है, पुलिस देखती है, सब सारे। तब से जब ये पूरी सच्चाई, पूरी घटना पवन ने पुलिस वाले को बताते हैं, पुलिस वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो कोई भाई आखिर अपनी एक सगी छोटी बहन को कैसे मार सकता है, जबकि उसके अलावा और कोई नहीं था। और जब उस विवेक को पता चला उस शिखा और पवन के रिश्ते के बारे में, क्योंकि इन दोनों के बारे में भी पुलिस वाले खंगाल रहा था, दोनों के बारे में पता चला। बहुत सारे व्हाट्सएप चैट और तस्वीर वगैरह पवन के और शिखा के मोबाइल पे भी मिल गए थे, क्योंकि सारे मोबाइल भी जब्त हो गया था और सारे खंगाला था। अब जब इस विवेक को पता चला शिखा और पवन के बारे में, तो विवेक यकीन ही नहीं कर पा रहा था। जिसके कहने पर वो अपनी बहन को रास्ते से हटा दिया, उस पत्नी की किसी दूसरे के साथ अफेयर भी चल रहा था। बहरहाल ये था वो पूरी कहानी। फिलहाल उन तीनों को अदालत में पेश करके उन तीनों को जेल हो जाती है। अब क्या सज़ा देगी, क्या कितने साल जेल में रहेंगे या सज़ाए मौत होगी, ये तो बद की बात है। लेकिन फ़िलहाल तीनों को जो अभी चार्जशीट दाखिल करना बाकी है, फिर उसके बाद उन तीनों को जो भी सज़ा मिलती है उसके हिसाब से आगे का कार्रवाई करेगी पुलिस, फिर पता चलेगा। और ये थी वो पूरी कहानी। आप चाहे तो पता कर सकते हो। ये 2 नवंबर की बात है। 2 नवंबर को उस बागपत इलाके में शमशान के बाहर बॉडी मिलती है, और जब बॉडी की पहचान होती है, मनीषा नाम की होती है, और मारने वाला सगा भाई होता है। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।